गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों को आज आयनिक यौगिकों के बारे में बताऊंगा जो कि 10वीं कक्षा के तीसरे अध्याय का टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। या कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि मेरा वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा और आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगा। आप एक अच्छे तरह के शिक्षार्थी बन पाएंगे और मैं सदैव कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैटर में प्रदान करता रहूं। और आप लोगों के मन में यदि कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, यदि आपके सब्जेक्ट से कोई परेशानियां आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे वीडियो में कमेंट करके आप मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब आप लोगों को तुरंत थोड़े समय बाद दे दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं या किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म के बारे में देखेंगे, यानी कि सामान्य गुणधर्म के बारे में ये देखेंगे कि सामान्य गुणधर्म होते क्या क्या हैं। ठीक है, भौतिक प्रकृति पहला होता है, यानी भौतिक प्रकृति का मतलब होता है फिजिकल। ठीक है, प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि वह देखने में कैसे होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम कैसे उसको रख सकते हैं, क्या करते हैं, कैसे हम पूछेंगे, देखेंगे कि यह आयनिक यौगिक के रासायनिक गुण, आयनिक यौगिक के किस प्रकार के प्राकृतिक है। ठीक है, अगला पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, यानी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वह किस तापमान पर गलते हैं और किस तापमान पर कथित होते हैं। ठीक, और चौथा पॉइंट है हमारा घुलनशीलता, यानी कि जब कोई पदार्थ किसी निश्चित तापमान में घुलने लगता है तो उसे हम घुलनशीलता कहेंगे। इसके बारे में हम विवरण से बताएंगे भी आप लोगों को, एक बार पहले देख लीजिए। और अगला पॉइंट है विद्युत चालकता, यानी कि कोई भी विद्युत किस आयनिक पदार्थ में चालक होता है, चालकता होती है, किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भौतिक प्राकृतिक पहले क्या होता है। अब देखिए, समान रूप से हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि डस्टर हम लोग को एक निश्चित आयतन, आकार और आकृति में दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, एक निश्चित शेप में है, तो ये भौतिक अवस्था हमको दिखाई दे रही है, यानी कि एक डस्टर का एक जो शेप है ये निश्चित शेप है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि नहीं, ये एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब इसका आकार है निश्चित है, आयतन चौड़ाई निश्चित है, लंबाई निश्चित है, ठीक है, मोटाई निश्चित है। तो सब इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये भौतिक प्रकृति क्या होती है, एक निश्चित हमको दिखाई देने वाली होती है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक आयनिक यौगिक के रूप में हम लोग शीशे को देख रहे हैं, तो भौतिक प्रकृति में हम लोग ये देखेंगे कि भौतिक प्रकृति जो होता है वह एक निश्चित आकार, आयतन और आकृति वाला होता है। यानी कि भौतिक प्रकृति में हम किसी भी वस्तु को देखकर बता सकते हैं कि यह किस अवस्था का है, किस आकार का, किस शेप का है, यह क्या क्या है, यानी कि सब उसका विवरण हम सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि भौतिक प्रकृति में क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि डस्टर मान लेते हैं, ये डस्टर का आयतन, आकार और आकृति तीनों क्या है, शेप एक निश्चित अवस्था में होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि आयतन का, आकृति, स्थान और एक निश्चित होता है। अब जैसे हम मान लेते हैं शीशा कोई है, तो शीशा है तो पहले तो उसका आयतन, आकार निश्चित होता है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, कहीं पर रख करके कुछ दिन छोड़ करके उससे छोटा नहीं देख सकते हैं, यानी कि उसका आकार ना ही बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा, ना ही पतला होगा, ना ही मोटा होगा। ठीक है, वह क्योंकि एक आयनिक यौगिक है। ठीक, लेकिन उन्हें हम यदि कांच को जमीन पर छोड़ देते हैं ऊपर से तो फूट जाता है, तो कई टुकड़ों में टूट सकता है। ठीक है, यानी कि आयनिक यौगिक भौतिक प्रकृति से ये क्या होते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका आयतन, आकार निश्चित नहीं हो सकता है, यानी कि यदि किसी हम 1 किलो अमाउंट में किसी आयनिक यौगिक को, शीशे को रख देते हैं तो 10 साल भी उसको उठाएंगे तो वह 1 किलो ही होगा, ना कि उसका वजन घट और बढ़ जाएगा, लेकिन वो कई खंडों में हम तोड़कर रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा गलनांक और क्वथनांक। ठीक, तो इसमें 2 पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गलनांक। क्या पढ़ेंगे?
गलनांक। गलनांक का मतलब होता है गलना। गलनांक का मतलब होता है गलना। अब देखिए गलना मतलब गलनांक, जब कोई आयनिक यौगिक किसी निश्चित तापमान में अपनी अवस्था में परिवर्तन करने लगे, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। किस अवस्था से? ठोस से जब द्रव में बदलने लगती है तो उस अवस्था को हम लोग गलनांक पॉइंट या गलनांक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं बर्फ। बर्फ को हम लोग जब 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस पर जा रखते हैं तो धीरे धीरे जल में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। जल में परिवर्तन होने लगता है। तो यह 4-5 डिग्री वाली तापमान जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक पॉइंट कहेंगे। ये आप लोगों को सदैव ध्यान देना है। और आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ये तो हम बर्फ का एग्जाम्पल आप लोग के लिए है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। जैसे शीशे का जो होता है बहुत अधिक होता है, एल्युमिनियम का 3000-4000 ऐसे होता है। तो इस प्रकार से घुलित अवस्था क्या गलनांक पॉइंट बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्वथनांक। क्वथनांक का देख लीजिए, जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब कोई पदार्थ बदलने लगता है तो गैस अवस्था में बदलते समय जो तापमान होता है उस तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। कौन सा अवस्था कहेंगे? क्वथनांक अवस्था कहेंगे। आप लोग क्या जानना है? ठीक है, जैसे कि हम पानी को पहले ठोस को बर्फ को गर्म कर दिए, द्रव अवस्था में हो गया। फिर द्रव से क्या हुआ कि वह गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगा। तो गैस अवस्था में परिवर्तित होने वाला तापमान जो होता है, जिस तापमान में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है जल, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक अवस्था कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी कि जब कोई आयनिक यौगिक किसी घुलनशील पदार्थ में जब वो घुलने लगता है तो उस पदार्थ को अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? घुलनशीलता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग कोई भी विलायक ले लेते हैं, जैसे जल। जल क्या है? एक विलायक है। ठीक है, अब जब ये विलायक है तो इसमें हम कोई ठोस डाल देते हैं, मिट्टी पत्थर डाल देते हैं, शीशा डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे, तो वह क्या कोई इसको घुला नहीं देगा। लेकिन मिट्टी को डालेंगे तो घुला देता है। ठीक है, क्योंकि अब आयनिक ठोस हमको लेना है तो यहाँ पर हम पत्थर ले लेते हैं। पत्थर को जब हम जल में डालते हैं तो वह उसी अवस्था में होता है, ना कि वह क्या करता है? बदल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी भी आयनिक को, आयरन को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में, पेट्रोल में रखते हैं। तो मिट्टी का तेल यदि हम किसी भी ठोस को मिट्टी के तेल में अगर केरोसिन में रख दें, पेट्रोल में रख दें, तो वह नहीं घुला पाता है। जैसे कि जल घुला देता है। यदि मिट्टी को जल में डाल दें क्या करता है? जल मिट्टी को घुला देता है। यदि इसी मिट्टी को केरोसिन के तेल में, केरोसिन में डाल दें या तो फिर पेट्रोल में डाल दें, किसमें डाल दें? पेट्रोल में, ये घुला नहीं पाता है, क्योंकि यह क्या होता है? विलायक, अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय, यानी कि यह किसी भी पदार्थ को अब घुलनशीलता में भी हम देखें तो जल जो होता है अपने अंदर मिट्टी को क्या करता है? घुला देता है। जबकि पेट्रोल और केरोसिन का तेल, यानी कि मिट्टी का तेल जिसे हम लोग कहते हैं, केरोसिन के तेल में और पेट्रोल के तेल में यदि हम इसी मिट्टी को डालते हैं तो यह घुला नहीं पाता है। जबकि यही मिट्टी को जल क्या करता है? घुला देता है। इसलिए क्या होता है? विलेय होता है। इसमें क्या होता है? अविलेय होता है। यानी कि पेट्रोल और केरोसिन का तेल अविलायक होता है और जल क्या होता है? विलायक होता है। यानी कि अपने अंदर जो घुलित और किसी भी पदार्थ को घोल देता है वह विलायक होता है, जो नहीं घोल पाता है वह अविलायक होता है। ठीक है, वही पदार्थ यानी कि मिट्टी को हम लोग जल में डाल दें तो यह अविलेय होता है, सॉरी ये भी यहाँ पर विलेय होगा, ये क्या होगा? अविलेय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? घुलनशीलता को देख सकते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता।
नेक्स्ट पॉइंट का है विद्युत चालकता, यानी कि जो विद्युत होता है किस किस आयनिक प्रकृति में क्या करते हैं, चलते रहते हैं, नहीं चलते हैं, ये आप लोग बता रहे हैं। पहले तो हम बताएंगे कि विद्युत जो चलता है वह किस अवस्था में, किस वस्तु में चलता है। ठीक है, तो विद्युत जो प्रवाहित होता है वह दो प्रकार के वस्तुओं में प्रवाहित होगा। ठीक है, कैसा कैसा? एक होता है विद्युत का सुचालक वस्तु होती है, एक वस्तु कैसी होती है, विद्युत का सुचालक। एक होता है कुचालक, विद्युत का सुचालक और कुचालक। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसमें क्या होगा, अप्रवाहित होगा, यानी कि बहेगा नहीं बहेगा। ठीक है, विद्युत का सुचालक। और ये क्या होता है, कुचालक। सुचालक का मतलब ये होता है इसमें विद्युत धारा बहेगी, प्रवाहित होगी। किस अवस्था में बहेगी, जो भी आयनिक यौगिक हो गए जिसमें प्लस और माइनस आवेश दोनों उपस्थित होगा उसमें। ठीक है, किसमें होगा, जिसमें विद्युत धारा में प्लस और माइनस आवेश उपस्थित हो, उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि वो लिक्विड अवस्था हो चाहे ठोस अवस्था हो, जिसमें प्लस माइनस होगा वो प्रवाहित होगी। लेकिन एक एग्जांपल और आप लोग बता रहे हैं कि जिसमें H2O की मात्रा उपस्थित होगी वह 100% विद्युत का सुचालक होगा। किसकी मात्रा होगी, H2O की। अब देखिए अप्रवाहित, यानी कि इसमें H2O क्या होगा, सडनली अब्सेंट होगा, उपस्थित नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि H2O कहाँ का नहीं मिलेगा, पत्थर में मिलेगा, पत्थर नहीं मिलेगा, सूखी मिट्टी नहीं मिलेगा, सूखी मिट्टी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्लास्टिक नहीं होगा, शीशा नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो वस्तु में होंगे वह विद्युत के कुचालक होंगे, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन अब सुचालक में देखिए, हरी लकड़ी, लोहा, स्टील। इसके बाद होता है आप लोगों का जो विद्युत का सुचालक होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। उस प्रकार के वस्तुओं में प्लस और माइनस आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है। और उसमें क्या होता है, जल 100% मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है। ये ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे कि हरी लकड़ी में भी क्या होता है, जल उपस्थित होता है, गीली मिट्टी। ठीक है, और लोहा, उसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस आवेश होते हैं। स्टील होता है, ठीक है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है। इसके बाद जो रोल होता है, रोल में भी क्या होता है, प्लस और माइनस आवेश उपस्थित होता है, जिससे हम लोग रोल में जो ग्रेफाइट लगा होता है उसका नाम होता है ग्रेफाइट। वह एक कार्बन का अपर रूप है, उसमें भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिस अवस्था में जिस ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो विद्युत का क्या होगा, चालकता होगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए H2O में कैसे प्रवाहित होता है विद्युत धारा, प्लस और माइनस आवेश किस प्रकार होते हैं। तब यहाँ आप लोगों को बता देते हैं कि H2O में प्लस माइनस आवेश किस प्रकार से होते हैं। अब कहते हैं हम लोग H2O किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। ठीक है, H पे क्या होता है, सदैव प्लस आवेश दे देता है या तो माइनस आवेश देगा, ये दोनों अपने कंडीशन में देता है। जो इसके साथ ऐड हो जाएगा उसके साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 माइनस आवेश देता है, तो यहाँ पर 2 ये प्लस आवेश देगा। H 2 प्लस देगा, यानी कि 2 H है तो 1 H 1 दे देगा, एक अपना ये दे देगा, और वो 2 वो माइनस देगा, तब दोनों जाकर क्या करता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से H2O क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार से किसी भी ठोस में विद्युत का चालकता प्रवाहित नहीं हो सकते, यानी कि जो विद्युत का सुचालक होगा उसमें विद्युत धारा विद्युत का चालकता होगी। जो कुचालक होगा यानी कि विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित नहीं होगी वो कुचालक होगा, विद्युत का उसमें प्रवाहित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग आयनिक यौगिक गुणधर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं। यदि इसमें कोई परेशानी हो आप लोगों को तो हमारे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं और हमारे से फिर से जवाब पा सकते हैं। ठीक है।